और ये वाइट डेजलिंग फ्लेम के साथ में बर्न होता है। और देखिए हमारे पास में बन जाएगा लेड आयोडाइड। तो अगर आपने एक बार मेरा ये पूरा वीडियो देख लिया ना, तो कसम से बता रहा हूँ आपको ना ज़िंदगी में कोई भी दोबारा कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस एक बार आप इस वीडियो को जो ना पूरा देख लो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आज हम अपना केमिकल रिएक्शन इक्वेशन। तो मेरे पास वो बड़ा वाला बोर्ड तो है नहीं, डिजिटल बोर्ड, तो मैं क्या है इसी पर समझा दूंगा। और बगल में जो है कोई भी रिएक्शन वगैरह होगी तो वहाँ पे मैं बगल में एक वीडियो अटैच कर दूंगा, तो वहाँ पे आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, लेकिन एक बार चलिए आप देखिए, आप एक बार आपको जो है वीडियो में मैं आशा दिलाता हूँ कि आपको दोबारा कहीं पे जाने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं शुरू से कहाँ से, यहाँ से। फैक्ट आर नॉट साइंस, यानी कि कोई भी जो फैक्ट होते हैं वो साइंस नहीं है। जिस तरह से एक डिक्शनरी पूरा लिटरेचर नहीं है, उसी तरह से जो फैक्ट हैं वो साइंस नहीं है। किसने? मार्टिन एच फिशर ने कहा है। तो एक बहुत गहरी बात है। चलो आगे चलते हैं। ये QR कोड दिया है, यहाँ पे आपको NCERT एग्जाम्पलर वगैरह के जो है क्वेश्चन आंसर वगैरह मिल जाएंगे। तो उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन करेंगे ज़रूर। पूरा चैप्टर ख़त्म करने से पहले हम इसको भी डिस्कस करेंगे। चलो एक एक लाइन जो है समझते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग सिचुएशन ऑफ डेली लाइफ, यानी कि हमारे रोज़ाना ज़िंदगी की कुछ सिचुएशंस लेना है और आपको इमेजिन करना है। एंड थिंक, सोचिए, व्हाट हैपन्स व्हेन, क्या होगा जब। यानी कि ये कुछ सिचुएशन दी हुई हैं, आपको सोचना है कि अगर ये चीज़ें जब होंगी, हम ऐसा करेंगे तो क्या होगा। पहला है मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर, यानी कि मिल्क को हमने छोड़ दिया ऐसे ही रूम टेम्परेचर पर ड्यूरिंग समर, यानी कि गर्मियों में क्या होगा, दूध फट जाएगा, ख़राब हो जाएगा। इसी तरीके से आयरन तवा पेन या नेल, यानी कि आयरन का तवा हो या आयरन का पेन हो या आयरन का नेल यानी कील हो, इसको हम छोड़ देंगे लेफ्ट, यानी छोड़ देना, खुले में छोड़ देंगे। कैसे? ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में। क्या होगा उसमें? रस्टिंग हो जाएगी, कोरोजन हो जाएगा। ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड, ग्रेप्स को अगर हम फर्मेंट करेंगे, यानी कि हम उनको किसी डब्बे में बंद करके रख देंगे बहुत दिनों के लिए, क्या हो जाएंगे? वो फर्मेंट हो जाएंगे, सड़ जाएंगे। फूड इज कुक्ड, हम खाना बनाएंगे तो क्या होगा? खाना बन जाएगा। खाना बना लेंगे तो उससे वापस सब्जी बना पाएंगे? क्या नहीं बना पाएंगे। फूड गेट डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी जो है फूड को डाइजेस्ट कर देती है। फिर क्या होगा? वी रेस्पायर, यानी कि हम क्या करते हैं, जो हमने खाना खाया है वो छोटे छोटे पार्ट में टूट करके जो प्रोटीन वगैरह हैं वो किस में लास्ट में टूट जाएंगे? ग्लूकोज में। ग्लूकोज से जब एनर्जी मिलती है उसी को बोलते हैं हम रेस्पिरेशन। तो जब हम रेस्पायर करेंगे तो वहाँ पे क्या होगा? अब समझते हैं आगे आगे थोड़ी थोड़ी इन चीज़ों को। ठीक है, इन ऑल द अबव सिचुएशन, इन पूरी सिचुएशंस में द नेचर एंड द आइडेंटिटी ऑफ द इनिशियल सब्सटेंस, इनिशियल यानी शुरुआती, इनिशियल यानी शुरुआती, जो शुरुआत में जो सब्सटेंस था वो आगे चल के क्या हो गया? समवॉट चेंज, यानी कि उसके अंदर क्या चेंज आया। वी हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट द फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, हमने जो मैटर के फिजिकल और केमिकल चेंजेस को हमने पहले ही पुरानी क्लासों में पढ़ के रखा है। क्या होते हैं एक बार और बता देता हूँ आपको। फिजिकल चेंज वो होते हैं जिसमें चीज़ों के शेप बदलते हैं, जैसे कि मिट्टी के बर्तन आप लीजिए और उसके बदल दीजिए, उसको मिटा के फिर दूसरा बना दीजिए, फिर बना दीजिए। तो हम जहाँ से शुरू हुए थे वहाँ पर हम लौट के आ सकते हैं। अब जैसे आपने रोटी बनाई और उसको पका दिया, उससे कच्चा आटा बन जाएगा? क्या नहीं बनेगा। तो सिंपली उसमें क्या हो गई? कुछ केमिकल रिएक्शन हो गई जिसको हम वापस पीछे नहीं जा सकते हैं। तो जो केमिकल रिएक्शन है उसके अंदर क्या होता है? कुछ केमिकल चेंजेस होते हैं। Whenever a chemical change occurs, when we can say that a chemical reaction has taken place, यानी केमिकल चेंज कब होगा? जब कोई केमिकल रिएक्शन वहाँ पर होगी। You may perhaps be wondering as to what is actually meant by a chemical reaction, असलियत में केमिकल रिएक्शन होती क्या है? How do we come to know that chemical reaction has taken place, हमको कैसे पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हुई है? लेट अस परफॉर्म सम एक्टिविटीज़ टू फाइंड आंसर दीज क्वेश्चन, हम कुछ एक्टिविटी को करेंगे। अभी मैं एक्टिविटी आपके बगल में इस साइड, ठीक है, इस साइड में दिखाऊंगा आपको क्या क्या करना है। ठीक है,
चलो ये हमारे पास में ये एक्टिविटी है। अब देखिए पहली चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ बगल में लगा के टोंग। ये टोंग यहाँ पर भी है, अभी मैं यहाँ पे लगा दूंगा तो वो भी आपको दिख जाएगा। इसको बोलते हैं बर्नर। इसके अंदर से गैस से भी चलता है और स्पिरिट से भी चलता है। स्पिरिट क्या होती है? सिंपली इथेनॉल होता है जिसको हम चिमनी जैसे जलाते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं स्पिरिट लैंप। ये क्या है? ये वॉच ग्लास है। ये एक कटोरी की तरह होता है लेकिन ग्लास की कटोरी है, लेकिन बायोलॉजिकल भाषा में इसको वॉच ग्लास बोलते हैं। ये मैग्नीशियम रिबन है। मैग्नीशियम रिबन भी आपको अभी मैं दिखा दूंगा। द एक्टिविटी नीड्स टू टीचर असिस्टेंस। जो ये एक्टिविटी करने जा रहे हैं इसमें टीचर का असिस्टेंट चाहिए, यानी देखभाल चाहिए। आप इसको घर पर करने की कोशिश ना करें। इट वुड बी बेटर इफ स्टूडेंट वियर सुटेबल आई ग्लासेस। ये अच्छा होगा स्टूडेंट के लिए अगर जो स्टूडेंट हैं वो आई ग्लासेस पहने हों। क्लीन द मैग्नीशियम रिबन। जो मैग्नीशियम रिबन है उसको क्लीन करना है। ये क्यों बोला गया है? क्वेश्चन भी यहीं से कई बार पूछा जाता है कि जो मैग्नीशियम रिबन है उसको जलाने से पहले हम क्यों क्लीन करते हैं। तो सिंपली मैं अभी इसका भी आंसर आपको बताऊंगा आगे। जो मैग्नीशियम रिबन है वो 3 to 4 सेंटीमीटर लॉन्ग चाहिए, बड़ी भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। उसको रबिंग करना है सैंड पेपर। सैंड पेपर सभी जानते होंगे, जो रेत माल होता है, जो दीवारों को घिसने के काम में आता है, या लोहे की पट्टियों को, लोहे की टीनें, इन्हें सब घिसने के काम में आता है जो पेपर, उसको बोलते हैं सैंड पेपर। होल्ड इट विद पेयर ऑफ टोंग्स। पेयर ऑफ टोंग्स यानी ये टोंग्स है, इसको बोला है पेयर ऑफ टोंग्स। इससे हमको उसको उठाना है और हमको स्पिरिट लैंप को जलाना है या फिर बर्नर को, और हमको उसको जलाने के बाद में कलेक्ट करना है ऐश यानी राख। जो बचा हुआ मटेरियल है उसको ऐश राख बोलेंगे। उसको हम कहाँ पे? इस वॉच ग्लास में इकट्ठा कर लेंगे। मैग्नीशियम रिबन कीपिंग इट अवे फार एज पॉसिबल फ्रॉम योर आइज। जो मैग्नीशियम जो जल रही होगी मैग्नीशियम रिबन, उसको अपनी आंखों से जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा दूर रखना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? हमने क्या देखा? पहले एक बार मैं अपन एक्सपेरिमेंट को देख लेते हैं और फिर देखते हैं कि हमको क्या दिखता है, ठीक है। यहाँ पर ये इसको हम रब कर रहे हैं क्योंकि इसके ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर होती है। फिर इसको हीट करेंगे। हीट करके देखिए किस प्रकार से ये आग पकड़ रहा है और ये वाइट डेजलिंग फ्लेम के साथ में बर्न होता है, जो कि आप इस वीडियो में देख पा रहे हो। तो यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट मैग्नीशियम रिबन बर्न विथ अ डेजलिंग वाइट फ्लेम। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो मैग्नीशियम रिबन जो बर्न हो रहा था किस तरीके से होता है, वाइट डेजलिंग वाइट फ्लेम के साथ में होता है। और चेंज किस में हो जाता है? एक वाइट कलर का पाउडर मिलता है, जो कि पाउडर किसका होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड का होता है। उस पाउडर का क्या नाम है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। जो मैग्नीशियम है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बनाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। इट इज फॉर्म ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर। जो मैग्नीशियम जो है वो तो हम बर्न कर रहे थे, ऑक्सीजन कहाँ से मिल गई? ऑक्सीजन मिल गई उसको एयर में से, यानी कि जो एटमॉस्फेरिक एयर है वहाँ से उसने ऑक्सीजन लेकर के वो रिएक्शन कर लिया, ठीक है। अब देखते हैं एक एक्टिविटी और देखते हैं लेड नाइट्रेट की, ठीक है। तो यहाँ पे लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन लेना है और टेस्ट ट्यूब के अंदर, और उसमें ऐड करना है पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड का फार्मूला होता है Ki। क्या होता है? Ki। पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन लेना है और उसको मिलाना है। फिर आप देखोगे आपने क्या ऑब्जर्व किया वो आपको बताना है, ठीक है। ये एक्टिविटी भी मैं अभी यहीं पे लगा देता हूँ। एक बीकर में है Ki का सॉल्यूशन और एक में है लेड नाइट्रेट का। दोनों को हम मिक्स करेंगे तो यहाँ पर देखिए हमारे पास बन जाएगा लेड आयोडाइड, जो कि येलो कलर का होता है और प्रेसिपिटेट के फॉर्म में हमको नीचे मिल जाएगा। तो अब देखिए अब हम आते हैं एक्टिविटी 1.3 में। इसको भी हम करके देखेंगे, बिल्कुल अच्छे से आपको एक एक चीज़ इस तरीके से समझा दूंगा कि आप कहोगे वाह सर जी मज़ा ही आ गया। टेक अ जिंक ग्रेन्यूल। आपको फिर जिंक ग्रेन्यूल लेते हैं। क्या होते हैं जिंक ग्रेन्यूल? आपने फर्नीचर की दुकान देखी होगी जहाँ पर लकड़ी को छीला जाता है, फिर उसको सेट किया जाता है, फिर सोफ़ा वगैरह बनाए जाते हैं, टेबलें बनाई जाती हैं या कुर्सी बनाई जाती हैं। तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि लकड़ी को छील करके डाल देते हैं, जो छीलन निकलती है। इसी तरह से जब लोहे का जहाँ पे काम होता है लेथ मशीन वगैरह पे, वहाँ पे आप देखोगे छोटे छोटे टुकड़े निकलते हैं लोहे के, तो उसी को बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं ग्रेन्यूल्स। क्या बोलेंगे? ग्रेन्यूल, छोटे छोटे टुकड़े समझ सकते हो। तो हमारे पास जिंक होता है। जिंक
का अगर आपने नहीं देखा है तो मैं अभी यहाँ पे जिंक का भी फोटो लगा दूंगा। और जिंक जो है ग्रेन्यूल होते हैं और उनको हमको लेना है कॉनिकल फ्लास्क के अंदर या फिर टेस्ट ट्यूब के अंदर। उसमें थोड़ा सा डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करना है। अब एसिड जो होते हैं वो बहुत खतरनाक होते हैं, इसीलिए यहाँ पर आपको सावधानी दी गई है कि हैंडल द एसिड विथ केयर, यानी कि आप जो है एसिड को अच्छे से केयर करें। डू यू ऑब्जर्व एनीथिंग हैपनिंग अराउंड द जिंक ग्रेन्यूल? अब आप देखोगे कि जिंक के साथ में क्या हो रहा है। टच द कोनिकल फ्लास्क, जब कोनिकल फ्लास्क को आप टच करोगे या टेस्ट ट्यूब को टच करोगे तो वहां पे आपको टेम्परेचर के अंदर भी चेंज दिखाई देगा। तो चलिए देखते हैं, फिर आपको और समझाते हैं। लेकिन इसके पहले एक चीज बता दूं, जो पिछला एक्सपेरिमेंट हुआ उसका, तो ये एक्सपेरिमेंट हमने किया था लेड नाइट्रेट का। तो यहाँ पर ये है हमारे पास में PbNO32 यानी लेड नाइट्रेट, और साथ में Ki यानी पोटेशियम आयोडाइड। इसी का सॉल्यूशन हमने बना के, इसका सॉल्यूशन इसका, ये सॉलिड में होते हैं, इनको लिक्विड में घोल लेंगे यानी वाटर में, और फिर इनको हम दोनों को मिला देंगे। मिलाने के बाद में हमारे पास में PbI2 बना यानी कि लेड आयोडाइड, जो कि पर्सिपिटेट के फॉर्म में मिल जाता है, जो कि सॉलिड बनता है। और क्या मिलेगा? KNO3 मिलेगा। और दूसरी चीज, ये जो रिएक्शन है ये किसकी रिएक्शन है? ये डबल डिस्प्लेसमेंट का एक एग्जाम्पल भी है। तो आप ये अच्छे से याद कर लो कि ये रिएक्शन जो है ये डबल डिस्प्लेसमेंट का एक एग्जाम्पल भी है। और साथ ही साथ में अगर आपको कोई भी रिएक्शन के अंदर हीट निकलती दिख रही है, जैसे यहाँ पर हमने मैग्नीशियम रिबन का एक्सपेरिमेंट किया था, तो वहाँ पे क्या निकल रही थी? हीट निकल रही थी। तो ये कैसी रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक। ये अभी मैं और आपको आगे पढ़ाता जाऊंगा तो बताता जाऊंगा। यहाँ पे एक वर्ड आया है सल्फ्यूरिक एसिड। क्या होता है ये? इसका दूसरा नाम क्या है? इसको और दूसरा नाम बोलते हैं, इसको बोलते हैं H2SO4, ऑयल ऑफ विट्रियोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑयल ऑफ विट्रियोल। तो ये भी आपको याद कर लेना है, आपके बहुत ज्यादा काम में आने वाला है। चलो हम आगे चलते हैं, एक एक लाइन पढ़ेंगे, एक एक शब्द पढ़ेंगे, एक एक चीज की मीनिंग को समझेंगे, कोई भी चीज छोड़ेंगे नहीं, ठीक है? तो यहाँ पर है देखिए जिंक ग्रेन्यूल, इनको बोलते हैं, जिंक के जो टुकड़े होते हैं वो उनको बोलेंगे जिंक ग्रेन्यूल। और इसको लेंगे टेस्ट ट्यूब में और डालेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब ये देखिए रिएक्शन हो रही है, किस तरीके से हाइड्रोजन के बबल जो है ऊपर मिल रहे हैं। तो अभी अपन ने रिएक्शन जो है देख ली है, और अब हम चलते हैं आगे की ओर और पढ़ते हैं कि क्या क्या लिखा है इन लाइनों में। फ्रॉम द अबव 3 एक्टिविटीज, हमने जो एक्टिविटीज देखी हैं 1, 2 और 3, वी कैन से दैट एनी ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन हेल्प अस टू डिटरमाइन वेदर अ केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। तो हमने देखा कि जो केमिकल रिएक्शन हो रही हैं उनमें क्या क्या हो रहा है, उनके अंदर क्या हो रहा है। पहला, एक तो स्टेट चेंज हो रही है, ठीक है। दूसरा, चेंज इन कलर, कलर में चेंज हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। कोई गैस निकल रही है, बिल्कुल निकल रही है। चेंज इन टेम्परेचर हो रहा है, लेकिन अभी आपको समझ में नहीं आया होगा कि हो रहा है कि नहीं। हाँ, मैग्नीशियम वाले में आपको समझ में आया होगा, वहां पर टेम्परेचर जो है बढ़ गया, तभी तो वहां पे आग लग गई। एज वी ऑब्जर्व द चेंज अराउंड अस वी कैन सी that there is a large variety of chemical reaction taking place around us। आप देखते हो अपने चारों तरफ, तो आपके चारों तरफ डेली बहुत सारी रिएक्शन जो है होती रहती हैं। We will study about the various types of chemical reaction and their symbolic representation in this chapter। हम यहाँ पे कई सारी रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे और उनका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। अगर आपने पीरियोडिक टेबल अभी तक याद नहीं करी है तो जाइए बच्चा कर लीजिए। हाइड्रोजन हीलियम कम से कम 30 तक तो कर ही लीजिए। उनका एटॉमिक नंबर और उनका एटॉमिक मास, 2 चीजें आप याद कर लो, बाकी फिर इधर मैं संभाल लूंगा, ठीक है। तो अभी हम पढ़ने वाले हैं केमिकल इक्वेशंस के बारे में, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको बिना किसी देरी के। एक्टिविटी 1.1 कैन बी डिस्क्राइब्ड एज व्हेन अ मैग्नीशियम रिबन इज बर्न इन ऑक्सीजन। जब मैग्नीशियम रिबन को हमने बर्न किया ऑक्सीजन के साथ में, इट गेट कन्वर्टेड टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। किसमें कन्वर्ट हो गई? मैग्नीशियम ऑक्साइड में। दिस डिस्क्रिप्शन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इन सेंटेंस फॉर्म अ क्वाइट लॉन्ग। अगर हम इसको ऐसे ही देखें तो एक लंबा चौड़ा भाषण सा लगता है,
ठीक है। इट कैन बी रिटर्न इन अ शॉर्टर फॉर्म, हमको इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। द सिंपलेस्ट वे टू डू दिस इज राइट इन द फॉर्म ऑफ अ वर्ड इक्वेशन। हम इसको और सिंपल में लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हम इसको वर्ड इक्वेशन में लिख सकते हैं। जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, इन्होंने मिलके बनाया मैग्नीशियम ऑक्साइड। जिन दो लोगों ने या जिन दो चीजों के साथ में रिएक्शन हुई थी उनको बोलेंगे रिएक्टेंट, और जो लास्ट में बना है, जो प्रोडक्ट बना है, उसको क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट बोलेंगे। समझ गए? मान लो इसके साथ में कुछ और बना होता तो यहाँ पर प्लस CO2 या कुछ भी जो भी हो ऐसे लगा सकते थे, लेकिन अभी यहाँ पे नहीं लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या बना है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है। द सब्सटेंस दैट अंडरगो केमिकल चेंज इन द रिएक्शन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन आर द रिएक्टेंट। यहाँ पे हमको एक डिफिनीशन मिलती है, ध्यान से देखो। व्हाट आर द रिएक्टेंट, क्या होते हैं रिएक्टेंट? तो यहाँ पे आपको सिंपल सा लिखना है, द सब्सटेंसेस दैट अंडरगो केमिकल चेंज इन द रिएक्शन आर द रिएक्टेंट। जो सब्सटेंस केमिकल रिएक्शन के अंदर जाते हैं, जो रिएक्शन करते हैं, उनको बोलते हैं रिएक्टेंट। अब प्रोडक्ट क्या होता है? द न्यू सब्सटेंस, मैग्नीशियम ऑक्साइड जैसे बना है, फॉर्म्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन एज अ प्रोडक्ट। तो यहाँ पे डेफिनेशन बन जाएगी, द न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन इज कॉल्ड प्रोडक्ट। ठीक है, समझ में आया? आगे चले। बहुत बढ़िया, शानदार। क्या है, मेरे पास ना वो बड़ा वाला बोर्ड नहीं है, अगर वो होता ना तो आपको ये लेसन एकदम ऐसे मक्खन की तरह पढ़ा देता, मजा ही आ जाता। A word equation show change of reaction to product through arrow placed between them। ये वर्ड इक्वेशन है, इसमें हमने एरो लगाया है कि रिएक्शन किधर से किधर जा रही है। हमेशा रिएक्शन रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की ओर जाएगी, तो रिएक्टेंट इधर है, प्रोडक्ट इधर है, तो एरो ऐसा लगेगा। ठीक है, समझ गए? चलो आगे चलते हैं। द रिएक्टेंट आर रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड। जो रिएक्टेंट होते हैं उनको हम किधर लिखते हैं बेटा? लेफ्ट हैंड की तरफ लिखते हैं, और जिसको हम लेफ्ट हैंड साइड LHS भी बोलते हैं, और उनके बीच में प्लस का साइन लगाते हैं अगर दो से ज्यादा रिएक्टेंट हैं तो। सिमिलरली प्रोडक्ट आर रिटन इन द राइट हैंड साइड। जो प्रोडक्ट होते हैं उनको हम लिखते हैं राइट हैंड साइड की ओर, यानी कि अपने दाहिने हाथ की ओर। ये हमारा दाहिना हाथ है, इधर वाला मेरा होगा वो लेफ्ट हैंड होगा। लेफ्ट हैंड की ओर लिखे हैं रिएक्टेंट और राइट हैंड की ओर लिखे हैं प्रोडक्ट विथ अ प्लस साइन बिटवीन देम। यहाँ भी हम वही करेंगे, एक से ज्यादा अगर प्रोडक्ट बने हैं तो उनके बीच में प्लस का साइन लगाएंगे। द एरो हेड पॉइंट टूवर्ड द प्रोडक्ट। जो एरो का हेड होगा, एरो हेड जिसको बोलते हैं, ये बना हुआ है, इसको बोलते हैं एरो हेड। ये पॉइंट करेगा किधर? प्रोडक्ट की साइड की ओर। सोन इन द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन, जो कि डायरेक्शन को दिखाएगा, रिएक्शन की डायरेक्शन को। तो बहुत बढ़िया है, अभी तक हम लोग यहाँ तक पहुँच गए हैं, 2 पेज हमने पढ़ लिए हैं। आपको वीडियो कैसा लगा है बिल्कुल आप बता सकते हैं, मुझे कमेंट में बता सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। हम अभी ये हमारा पार्ट 1 होगा, इसके बाद में पार्ट 2 जितने पार्ट में ख़त्म होगा करूँगा, लेकिन पढ़ाऊँगा बड़े आराम से, थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि एक बच्चे की क्षमता होती है कम से कम वो 30 मिनट अच्छे से पढ़ सकता है। तो मैं चाहता हूँ कि एक वीडियो केवल 20 या 25-30 मिनट का बने, इससे ज़्यादा का ना बने। तो अभी जुलाई में क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं। कौन सी क्लासेस? पेड क्लासेस। वहाँ पे ट्यूशन के तौर पे पढ़ाया जाएगा 200 रुपीज़ पर मंथ, केवल 200 रुपया। 200 रुपया जो है फीस है पर मंथ की। आपको एडमिशन लेना है तो ले लेना, कमेंट करके मुझे बता देना। जो लोग भी चाहेंगे हम आगे चल के उसके बारे में जो है पूरी आपको जानकारी दे देंगे। चलिए चलते हैं, अब मिलेंगे हम अगले वीडियो में।